प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव अभी सिर पर आ चुके हैं और विभिन्न पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, हलके में घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, 1-to-1 भी मिल रहे हैं। और हरियाणा के अंदर सबसे हॉट सीट हम कह सकते हैं या वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट कह सकते हैं, जो कि है आदमपुर। आदमपुर आज तक चौधरी भजन लाल के परिवार का गढ़ रहा है। 1958 के बाद लगातार वहाँ पर भजन लाल परिवार का सदस्य ही चुनाव जीता है, लेकिन वहाँ पर 2 बार ताल ठोक चुके हैं सत्येंद्र सिंह, एक बार कांग्रेस पार्टी से, एक बार आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ अभी सत्येंद्र सिंह हैं और सत्येंद्र सिंह पिछले 3-4 महीने से लगातार सक्रिय हैं, हल्के में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद, जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो आज उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक आदमपुर दौरे में उनका किस प्रकार का रुझान उनको मिला है। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको प्रणाम। आपका तो वैसे बौद्धिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पर आप सम्मानीय हैं। आप इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं साथ ही साथ आपके सभी दर्शकों को भी जी सर, मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। तो अभी तक आप बता रहे थे, जैसा अपनी बातचीत भी होती रहती है फ़ोन पे, तो आप बता रहे थे कि आप 55 से 56 गाँव का दौरा कर चुके हैं अभी, और क्या किस प्रकार का जो रुझान मिल रहा है, किस प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं? वादे बड़े बड़े किए गए थे सत्ताधारी विधायक से जब उपचुनाव जीतने के बाद, वादों पर कितना खरा उतरे हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल सर्वप्रथम तो मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र केवल मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरा घर है जी। गांव मेरा न्योली खुर्द है, शुरू से ही आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा है। जी जी। 2009 में डिलिमिटेशन हुई, उससे पहले भी आदमपुर विधानसभा में रहे, उसके बाद भी अब आदमपुर विधानसभा का क्षेत्र है। जी सर। और लंबे समय से 2014 में आपके आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ने के लिए चुना और हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। और जो भी लोगों ने फैसला दिया उसका सम्मान करते हुए हमने लगातार 10 साल से एक बेटा होने के नाते एक राजनीतिक कहीं ना कहीं प्रतिनिधि होने के नाते भी हमने आदमपुर के लिए, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो 5 गांवों के भूमि के स्वामित्व की बात हो, चाहे बुढ़ाक और बालसमंद इलाके में पानी का संघर्ष हो, किसी भी तरह का संघर्ष रहा हो, हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर रहे। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में आपने अभी जैसे बताया कि आप सक्रिय हैं, आम आदमी पार्टी से मुझे जब चुनाव लड़ा, उपचुनाव हमने लड़ा, जी जी, उसके बाद कुछ मेरे स्वास्थ्य की कुछ दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से 7-8 महीने तक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की, चिकित्सकों की कुछ सर्जरी हुई और फिर उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, तो उसकी वजह से लंबे समय मुझे अस्पतालों में और घर पे चिकित्सकों की सलाह अनुसार रहना पड़ा, आराम करना पड़ा। जैसे ही चिकित्सकों ने कहा कि आप ठीक हैं, हम दोबारा से उसी मुहिम में चले गए। और बड़ी पीड़ा होती है, उपचुनाव में मुख्यमंत्री आए, सभी मंत्री आए, बड़े बड़े वायदे किए गए। जी जी। कुलदीप जी जो चौधरी भजन लाल के सुपुत्र हैं, लंबे समय से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में, विधानसभा में, उन्होंने भी लोगों को, मैं अगर ये कहूँ कि बहकाने का और बरगलाने का काम किया जी, तो मैं गलत नहीं। उन्होंने कहा कि 26 साल के वनवास को तोड़ने का काम हम करेंगे। जी जी। परंतु अब मैं पिछले दिनों जब से मैं आदमपुर में गया हूँ, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती रहती थी, परंतु जब मैं व्यक्तिगत रूप में वहाँ गया और वहाँ का मैंने हाल देखा, मैं हैरान रह गया। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव के परिणाम के बाद हम 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदमपुर हलके में करवा चुके हैं और विकास प्रक्रिया सतत जारी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जब साथियों से, हम सभी गाँवों में गए, साथियों से मिले, जी सर, और विचार विमर्श हुआ। आज क्योंकि चुनाव, एक लोकसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव सर पर है, तो राजनीतिक चर्चा हुई,
पारिवारिक सदस्यों के साथ जो वो दावा कर रहे हैं, उन दावों को लोकसभा के चुनाव में लोगों ने नकार दिया। जी। अब मैं आपके माध्यम से कुलदीप जी से, भव्य जी से कहूँगा कि वो नए दावे लेके आए। पुराने दावों का तो नकारने का काम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कर दिया। आप क्या समझते हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? हुए या हैं, कम हुए हैं? हुए हैं, कागजों में हुए। अच्छा, कागजों में हुए हैं। देखिए, 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है। 9.5 साल से अगर विकास कार्य केवल आदमपुर भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए होते तो मुख्यमंत्री बदलने की नौबत नहीं आती। आज मुख्यमंत्री, जो अब मुख्यमंत्री है माननीय नायब सिंह जी, वो कहते हैं हमने द्वार खोल दिए मुख्यमंत्री निवास के। वो तो द्वार 9.5 साल क्यों बंद थे? अच्छा, बंद थे, आप ये कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह कह रहे हैं कि हमने अब खोल दिए। पहले मुख्यमंत्री ने तो विंडो खोली थी, ओके, एक खिड़की खोली थी, दरवाजे नहीं खोले। अच्छा। अब उस खिड़की में क्या लेन देन होता था, क्या होता था, मुझे नहीं पता। अच्छा। परंतु दरवाजे अब खोले गए और ये चिंता का विषय है, ये निराशा का विषय है कि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री आवास, जो कि लोगों ने, वो तो किराए का घर है, मुख्यमंत्री हरियाणा ने इतने देखे हैं, उसके भी दरवाजे बंद कर रखे थे। संत कबीर कुटी नाम रख दिया था उसका, कुटीर। अच्छा है। मैं कहता हूँ, एक बड़ी पुरानी एक मेरे एक राजनीतिक गुरु भी कहूँ, वो कई बार ना मुझे कहते हैं कि क्यों नहीं हरियाणा का हर घर कबीर साहब के आदर्शों के हिसाब से उनका घर बना, केवल एक ही घर क्यों बना पाए 10 साल में? क्या दर्शकों को बताएंगे राजनीतिक गुरु कौन है? नहीं, मैं ये, मेरे कहने का मतलब है कि क्या वजह है कि 10 साल में केवल एक घर में आप कबीर साहब को लेके आ पाए? अच्छा। क्यों नहीं हरियाणा प्रदेश के हर घर को उन्होंने कबीर साहब का घर बनाने का काम किया? राजा का काम ये नहीं होता किसी गरीब के, पिछड़े के, दलित के घर जाके खाना खाए, जैसा कि ये एक पद्धति चली हुई है इन दिनों में, किसी गरीब के, दलित के, पिछड़े के घर जाके। सभी पार्टी के लोग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा हो कि हर घर में हर व्यक्ति राजा के जैसा भोजन करे, तब ये मानिए कि सरकार अपने कार्य में सफल है। क्या इतने बड़े विशाल जनसमूह के देश में जो आप बात कर रहे हैं वो संभव है? देखिए, संभव है। क्यों संभव है, कैसे संभव है, ये तो विषय हो सकता है। किस तरह संभव किया जा सकता है, ये विषय हो सकता है। अगर ये संभव नहीं होता तो क्यों आज हिंदुस्तान का आदमी, आप आंकड़े उठाकर देखिए, पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के जितने लोगों ने हिंदुस्तान का पासपोर्ट जमा किया है और वो दूसरे देश में गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ उनको बेहतरी नज़र आती है, उनको बेहतर लगता है। और मैं मानता हूँ जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में रोजगार की, सामाजिक व्यवस्था की कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से बेहतर सुविधाएं हैं, तभी तो लोग वहाँ जाने का काम कर रहे हैं। और कब तक हम विकासशील देशों का ठप्पा हमारे ऊपर लगाते रहेंगे? प्राकृतिक संसाधनों में हम विश्व में सबसे अग्रसर हैं। तो क्या कारण समझते हैं हम पिछड़े हुए क्यों हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है या काम नहीं करना चाहते राजनीतिक? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछला उपचुनाव जो था, हमने उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव हमने लड़ा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, परंतु बड़ी पार्टियों ने उसको, और मैं तो कहूँगा कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उसको धर्म और जाति के ऊपर बांटने का काम किया। आज भी विकास की बात ना करके रूलिंग पार्टी जो है, जो सत्ता में जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं बरगलाने का और बहकाने का काम करते। मुख्य मुद्दे आज भी, कई बार बड़ा अफसोस होता है, मुख्य मुद्दे आज भी शिक्षा है, मुख्य मुद्दा आज भी सबको चिकित्सा है। उन मुद्दों को भूलकर कहीं ना कहीं बरगलाने और बहकाने का काम जो सत्ता करती है, मुझे लगता है उसी ने। सत्येंद्र सिंह अभी आम आदमी पार्टी में हैं या आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया है या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर ली है? देखिए, बड़ा ज्वलंत प्रश्न पूछा है आपने। मैं फिलहाल, मैंने आपको बताया जी, चुनाव निसंदेह मैंने आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के बतौर लड़ा उपचुनाव 2022 में, परंतु उसके बाद कुछ व्यक्तिगत, कुछ चिकित्सक कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं रह पाया। तो अब क्या समझे हम 2024 का अब जैसे हम एक्टिव हुए हैं, तो मैंने 55 गाँव में, आदमपुर विधानसभा के 55 गाँव में अपने साथियों से, अपने पारिवारिक सदस्यों से मिलकर बातचीत की है, वार्तालाप हुआ है, चर्चा हुई है। और मैं कहूँ कि मैंने उनसे सुझाव और आदेश लिया है
तो क्या सुझाव और आदेश है, कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? बहुत जल्द, आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन तो के आज अंदर बता रहे हैं क्या इम्प्लीमेंटेशन? आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन में। अच्छा जी। क्योंकि अलग अलग आप भी देखते हैं कि जब आप अलग अलग गाँव में अलग अलग पारिवारिक सदस्यों से जब आप मिलते हैं तो सबकी राय भिन्न होती है। उस राय को इकट्ठा किया जा रहा है, उसको सम अप किया जा रहा है, उसको समराइज किया जा रहा है, और आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर सब मिलकर साझा एक फैसला लेंगे। तो कोई बड़ी रैली करेंगे ज्वाइन करने के लिए, या फॉर्मल वैसे ही ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी विद्वत्ता का तो वैसे कायल हूँ, आप विद्वान हैं जी जी। और कहीं ना कहीं आप इन्हीं बातों में उलझा के मुझे कुछ ना कुछ उगलवा भी लेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी 5-7 दिन हम माने कि 5-7 दिन के अंदर अच्छा एक फैसला होगा, जो कि एक सामूहिक फैसला होगा जी। देखिए, राजनीति में बहुत से कई बार होता है कि आदमी जो अपने आप को, मैं तो चलो कार्यकर्ता ही मानता हूँ अपने आप को, कुछ व्यक्ति होते हैं जो नेता मान के अपने अलग फैसले लेने का काम करते हैं। 1958 से चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई, जशमा देवी, रेणुका बिश्नोई, अब भव्य बिश्नोई लगातार विधायक बन रहे हैं। तो ऐसी कौन सी विशेष कार्य योजना आपने बनाई है कि जो ये अभेद दुर्ग है इसको इस बार आप भेद देंगे? देखिए, चौधरी भजनलाल का ना केवल आदमपुर क्षेत्र बल्कि पूरा हरियाणा बहुत सम्मान करता है, और हरियाणा नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान चौधरी भजनलाल की अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान रखते हैं पूरे हिंदुस्तान में। जी दुर्ग नहीं है, अभेद नहीं है जी। अगर दुर्ग होता और अभेद होता, 2019 के लोकसभा चुनाव में 23,000 से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन लोकसभा उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह ने आदमपुर से जीतने का काम किया। अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि ने दोबारा से 6,000 से अधिक मतों से यहाँ आदमपुर से जीतने का काम। उसमें लोग कहते हैं कि जो लड़ने वाले हैं वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, उम्मीदवार गलत ला दिया बीजेपी ने, और जनता भी अब ऐसे हो सकती है कि जनता ऐसा सोचती है, और जो वोटर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर लड़ रहे हो इलेक्शन तब तो आपके साथ है, लेकिन अगर आप कहोगे भाई साहब ये पंडित जी लड़ रहे हैं आप इनको वोट दे दो, तो वोट नहीं देते हैं लोग। क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, 2019 में तो चौधरी भजनलाल के सुपौत्र हाँ वो भव्य लड़ रहे थे। उस टाइम तो मोदी लहर थी, तो उसमें तो बड़े बड़े वो जो थे तो आप मानते हैं ना, बड़े बड़े क्षत्रप भी बह गए थे। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जब आप परिवार की बात करते हैं, जब आप अभेद की बात करते हैं, दुर्ग की बात करते हैं, किले की बात करते हैं, लोकतंत्र में इन अभेद, दुर्ग और किलों का कोई मायने नहीं है जी। यहाँ पे लोकतंत्र वो है जहाँ पे लोग फैसला करते हैं कि यहाँ पे राजा कौन बनेगा। जी जी। तो वो फैसला लोग करेंगे, और आने वाले समय में, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे कहीं ना कहीं ये कुलदीप जी या भव्य जी या रेणुका जी लोगों को, मैं तो यही कहूँगा, बहकाने और बरगलाने का काम करते थे, स्वप्न दिखाने का काम करते थे। चलिए ठीक है कि 26 साल का वनवास टूटेगा। आज लोगों ने लोकसभा चुनाव में इस परिवार के खिलाफ वोट डालकर ये साबित कर दिया कि 26 साल का विकास किस वजह से रुका हुआ है। वो उन व्यक्तियों के खिलाफ आने वाले विधानसभा में वोट डालने का काम यहाँ। चलिए, ये तो तय है कि सत्येंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कौन से मुद्दों को लेकर, किस विचारधारा को लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं आपको सम्मान सहित ये कहना चाहूँगा कि मैं कार्यकर्ता हूँ। चुनाव लड़ने का फैसला और चुनाव लड़ाने का फैसला राजनीतिक पार्टियाँ और लोग करते हैं। जी जी। अभी तो मैं एक कार्यकर्ता के बतौर काम कर रहा हूँ, और मेरा मुख्य उद्देश्य है इस इलाके को आगे बढ़ाना है। चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है। हर सधा हुआ नेता, सोच समझ रखने वाला नेता यही कहता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ। देखिए, अब आप इन बातों में, मैं वो बता रहा हूँ ना जी आपका, परंतु देखिए, मैं इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। आज के दिन विषय ये है कि इस इलाके को कैसे पिछड़े से अगड़ा बनाया जाए। जो इलाका, जो खुद इस इलाके के लंबे समय से, पिछले 70 साल 60 साल से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी मानते हैं कि इलाके का वनवास है। तो मैं ये मानता हूँ कि वनवास खत्म नहीं हुआ। किस तरीके से इस इलाके का हमारा, मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूँ, मैं भी उसी गांव में रहता हूँ, मैं भी एक किसान हूँ जिसके खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा है। जी जी। मैं उस पीड़ा को समझता हूँ, एक किसान की पीड़ा को मैं समझता हूँ कि वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, तो किस तरीके से पीड़ा मुझे होती है। इसीलिए मैंने कहा, मैं भी, मेरे भाई, मेरे भतीजे हैं जो बेरोजगार हैं, उनकी पीड़ा को भी मैं समझता हूँ। तो किस तरीके से वो चीज़ें दूर की जाए। चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, वो चीज़ें कैसे हर किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाए, कैसे हर बेरोजगार को
रोजगार दिया जाए। किस तरीके से आज जो मैं अभी 55 गाँव में गया, जिस तरीके से पोर्टल की सरकार इस सरकार को नाम दे दिया है। आज एक कभी परिवार पहचान पत्र, कभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कभी कौशल विकास निगम, जिस तरीके से उससे कोई गड़बड़ नहीं होती है, डिजिटलाइजेशन से फायदा होता है, क्या समझते? तो फिर क्यों खुले दरबार लगा रही है सरकार? अगर ये लगता है कि इन्होंने सब ठीक किया है तो क्यों खुले दरबार लगाए जा रहे हैं? ये मानती है सरकार कि इनसे गलत फैसले हुए हैं। अभी पीछे एक स्वास्थ्य मंत्री का मैंने बयान सुना, अभी 1-2 दिन पहले हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि 1-2 दिन में डॉक्टर पैदा नहीं होते। तो मैं तो पूछना चाहूँगा 10 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए वो तो बता दें। जी जी। तो आपको क्या लगता है, आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं, आदमपुर में शुरू से रह रहे हैं, आपका परिवार भी शुरू से रह रहा है, तो जब चौधरी भजनलाल का एक रुतबा होता था, वो सीएम होते थे, नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने तो वो सुपर पीएम भी होते थे, और एक ऐसा रुतबा होता था कि लोग वहाँ पर टिकट मांगने आते थे, और आज उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको टिकट मांगनी पड़ रही है, ये कैसे हुआ? क्या समझते हैं इसमें? क्या देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आप पुरानी एक कहावत है, अगर किसान खेत में नहीं जाएगा तो फसल कैसे बचा पाएगा? जी जी। अगर व्यापारी अपने बिजनेस को, व्यापार को, दुकान को नहीं संभालेगा, इसी तरीके से चौधरी भजनलाल ने एक आदमपुर को एक परिवार बनाया था, उनके उत्तराधिकारी उस परिवार को सहेज नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। आज नौबत ये है, मेरे शब्द नहीं है, कुलदीप जी के शब्दों में, पिछले दिनों जब कुलदीप जी लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा, भाई मैं मान गया हूं अब आप भी मान जाओ। क्यों ऐसी बात आई? क्यों उनको रूठना पड़ा? क्यों उनको मानना पड़ा? ऐसा क्या, मैं कहूँगा ऐसा क्या मतलब राजनीतिक लाभ या लालच दिया गया कि वो मान गए? 1.25 महीने के बाद वो चुनाव में अग्रसर हुए, एक्टिव हुए, फिर उनके पुत्र हुए। ये क्या है? चौधरी भजनलाल जो काम करते थे लोगों के बीच में बैठ के करते थे, जो फैसले लेते थे। कुलदीप बिश्नोई क्यों बंद ड्राइंग रूम में ऐसे फैसले लेते हैं? क्यों नाराज होते हैं? क्यों मान जाते हैं? क्या दबाव है? क्या लालच है? इसका खुलासा तो मुझे आपके पत्रकारिता पर पूर्ण यकीन है कि आप जब भी कुलदीप जी से, भव्य से मिलोगे तो ये लालच, ये डील, ये जो बंद कमरे की जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने लाने का जरूर काम करेंगे। नहीं, हम करते रहते हैं जी, किया है हमने जी, किया भी है। हमने कुलदीप बिश्नोई का भी साक्षात्कार लिया है, भव्य बिश्नोई का भी लिया है, और उनसे पूछा है ये चीज़ें। उन्होंने अपने जवाब जो दिए हैं वो अपने अलग तरीके से दिए हैं। हम पूछते रहते हैं, पूछने में हम सीएम को भी नहीं बख्शते हैं, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बख्शते हैं, ना जयप्रकाश को बख्शते हैं। अगर जनता की आवाज़ है, कोई जनता का प्रश्न है, ज्वलंत समस्याएं हैं, आधारभूत समस्याएं हैं, तो अभी हम पीएम गृह मंत्री तक नहीं पहुंचे, अगर वहां तक पहुंच गए तो उनसे भी पूछेंगे। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो अपील करूंगा कुलदीप जी से, भव्य जी से, कि वो बताएं कि ऐसी क्या बात थी कि वो 1 महीने तक चुनाव में घर बैठे रहे, नाराज रहे, और फिर ऐसा उनको क्या लालच दिया गया, क्या ऐसी चीज़ दी गई उनको कि वो मान गए और मनाने के लिए पहुंच गए। जी, ये तो खुलासा लोकतंत्र है। मुझे लगता है आरटीआई का भी जमाना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ये इतनी जानकारी तो कुलदीप जी को, भव्य जी को साझी करनी चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि सरकार ने 700 करोड़ दिए आदमपुर के विकास के लिए, तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि वो बताएं लोगों को, श्वेत पत्र जारी करें वो 700 करोड़ कहाँ लगे, कहाँ लगे। जब मैंने उपचुनाव लड़ा, मैं प्रतिदिन एक प्रश्न पूछता था कुलदीप जी से आदमपुर के विकास को लेकर, और जो 1966 में हरियाणा बना और 67 से ये परिवार चुनाव लड़ता है, तो मैंने उसके भी ये प्रश्न पूछे। आपने लोकसभा, विधानसभा में आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करते रहे, हमारा कितने कॉलेज आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के 55 गाँवों में बनाने के काम किए, कितने अस्पताल बनाने का काम किया, कितने स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया। देखिए, एक और चीज़ मैं आप कह रहे हो ना, कॉलेज अभी बालसमंद में नया नया ताज़ा कॉलेज खुला है, लेकिन वहाँ पर ये नौबत आ गई कि कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा है। देखिए, मैं ये, आपने अब इसको विषय को छेड़ा, तो मैं तो आपको कहूँगा कि एक दिन आप एक कवर स्टोरी करके आए कि कब मंजूर हुआ कॉलेज, किस सरकार ने इसको मंजूर किया, और इसको बनने में 10 साल क्यों लगे।
कुछ भूमि का भी समस्या थी ना, भूमि के अधिग्रहण की। और नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो भूमि, तो बालसमंद बहुत बड़ा गांव है, भूमि की समस्या ऐसा तो है नहीं भाई एक ही जगह भूमि थी और पूरे बालसमंद में भूमि नहीं थी। देखिए, ये जो राजनीतिकरण शिक्षा का और रोजगार का और ये जो राजनीतिकरण है ना, इसी के खिलाफ एक आम किसान का बेटा होने के नाते मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। और इस तरह की जो चीज़ें हैं क्यों है, आज अगर आप कहते हैं कि भाई कॉलेज में एडमिशन नहीं है, वो इसी उदासीनता की वजह से नहीं है, क्योंकि छात्रों को लगता है कि जितनी कंट्रोवर्सी इस कॉलेज में रही है, कहीं आने वाले समय में उनका भविष्य ना खराब हो। चलिए, ये तो तय है कि सतेंद्र सिंह आदमपुर से अब आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कौन सी होगी अभी बताएंगे, या 5-7 दिन बाद जैसा कहा है कि तब होगा? देखिए, मैं तो कांग्रेस से लड़ेंगे, इनेलो से लड़ेंगे? देखिए, मैं तो बतौर कार्यकर्ता काम करूँगा जी। मैं पहले भी बतौर कार्यकर्ता काम करता, और चुनाव लड़ना भी कार्यकर्ता का ही एक काम होता है। जी जी। देखिए, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, और पहले भी 2 बार चुनाव लड़े और कार्यकर्ता के बतौर ही लड़े हमने तो। जी जी। हमने कभी अपने आप को कुछ और नहीं माना, और आगे सब लोगों की एक आवाज़, 55 गाँवों की एक सामूहिक आवाज़ बने, इसका प्रयास था, है और रहेगा। आदमपुर विधानसभा मेरा घर था, है और रहेगा। मैं आदमपुर विधानसभा का हूं और आदमपुर विधानसभा मेरी है। चलिए, धन्यवाद। बड़े बेबाकी से आपने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, और आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतेंद्र सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और विभिन्न मुद्दे रखे आदमपुर विधानसभा के, कि किस प्रकार की समस्याएं हैं वहाँ पर, वर्तमान विधायक कितना कारगुजारी कर पाए हैं, और पूरे हलके का दौरा कर चुके हैं, और ये तय है कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए और अन्य समाचारों के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। धन्यवाद।